प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान पिछले 2 व्याख्यानों के क्रम में सिख अंग्रेज संबंध हैं। इससे पहले 2 व्याख्यान हो चुके और यह उसका तीसरा भाग है। पिछले व्याख्यान में हमने अमृतसर की संधि के बारे में चर्चा की थी। अमृतसर की संधि जो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि की समीक्षा करते हुए मैंने आपको यह बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह की प्रशंसा करनी होगी कि उन्हें अपनी शक्ति का आभास था और उन्हें ज्ञात था कि संधि में कहाँ तक उनकी बात स्वीकार की जा सकती है और इस संधि के माध्यम से उनको उत्तर पश्चिम की दिशा से कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, डेरा जात, अब उस तरफ से कोई चुनौती नहीं थी। उधर वो अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते थे। हम आगे बात इसी विषय पर, इसी बिंदु पर कर रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तर पश्चिम में साम्राज्यवाद। कश्मीर की सुंदर घाटी बाहरी आक्रमणकारियों के विशेष आकर्षण का कारण रही। इसी कारण अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर हमलों के आरंभ में ही कश्मीर को अपने अधिकार में कर लिया था और सन 1752 के पश्चात वहाँ पर अपने अधीन अफगान गवर्नर नियुक्त कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद उसके बेटों शाह जमान, शाह महमूद और शाह शुजा के बीच कश्मीर पर अधिकार के विषय पर संघर्ष चलता रहा। माफ करना। शाह जमान ने पंजाब पर 4 आक्रमण किए, परंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। उसके भाई शाह महमूद ने उसे तख्त से उतारकर आंखों से अंधा कर दिया। शाह महमूद को शाह शुजा ने भगा दिया, परंतु शाह महमूद अपने बरकजई वजीर की सहायता से शाह शुजा को हराकर फिर तख्त पर बैठ गया। शाह शुजा ने पंजाब आकर रणजीत सिंह की सहायता से राज्य प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु शाह शुजा ने अनुचित मांग की, जिसके कारण दोनों में समझौता नहीं हो सका। निराश होकर शाह शुजा ने अटक के गवर्नर जहांदाद की शरण ली, जिसने शाह शुजा को बंदी बनाकर कश्मीर के गवर्नर अता मोहम्मद के पास भेज दिया। जहांदाद बरकजई वजीर फतेह खां का कट्टर विरोधी था। वजीर फतेह खां ने सन 1812 में कश्मीर पर अधिकार करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मिलकर आक्रमण करने की योजना बनाई। वजीर फतेह खां के दूत गुदड़मल को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा गया। प्रारंभिक बातचीत सफल होने के बाद दोनों नेताओं में रोहतास के स्थान पर भेंट हुई और कश्मीर पर संयुक्त आक्रमण की शर्तें तय की। यह फैसला हुआ कि दोनों फौजें मिलकर एक साथ कश्मीर पर आक्रमण करेंगी और विजय मिलने पर जो कुछ प्राप्त होगा वह आधा आधा बांट लिया जाएगा। यह भी फैसला हुआ कि वजीर फतेह खां कश्मीर पर अधिकार करने के बाद महाराजा को हर साल 9 लाख रुपए नजराने के रूप में दिया करेगा। इन सब शर्तों के स्वीकार करने के बाद
वजीर खां फतेह खां और महाराजा रणजीत सिंह की ओर से उसके प्रसिद्ध जनरल मोहकम चंद ने मिलकर कश्मीर पर आक्रमण किया, परंतु वजीर फतेह खां की नीयत खराब थी। उसने लाहौर दरबार की फौजों को धोखा देकर स्वयं कश्मीर घाटी में प्रवेश किया। दरबार की सेना पीर पंचाल रह गई, फिर भी कठिनाइयों के बावजूद कश्मीर पहुंचने में सफल हो गई। वजीर फतेह खां ने कश्मीर पर अधिकार करने के बाद समझौते का पालन नहीं किया और मोहकम चंद को कोई हिस्सा नहीं दिया। मोहकम चंद ने फिर भी कश्मीर से लौटते हुए शाह शुजा को अपने संरक्षण में लिया और अपने साथ लाहौर ले आया। शाह शुजा को सुरक्षित लाने के लिए उसकी पत्नी वफा बेगम ने, जो कि लाहौर में थी, महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना की थी कि उसके पति को सुरक्षित कश्मीर से लाने पर वह उसके बदले उसे बहुत कीमती हीरे देंगी। इस प्रकार रणजीत सिंह ने सर्वप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया, परंतु जैसे यह प्राप्त किया गया, इसकी एक अलग कथा है, वो जिस पर बातचीत करना अभी हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। कश्मीर पर संयुक्त आक्रमण का निराशाजनक अंत होने पर रणजीत सिंह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह वजीर फतेह खां से विश्वासघात का बदला लेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अटक के गवर्नर जहादाद खां से सांठगांठ प्रारंभ की। जहादाद जानता था कि वजीर फतेह खां का कश्मीर पर अधिकार होने पर वह अटक को अपने अधीन नहीं रख सकेगा, इसलिए उसने महाराजा रणजीत सिंह की ओर से अटक के किले के बदले में जागीर ले ली और किला महाराजा के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई के सफल होने में महाराजा के प्रसिद्ध सलाहकार फ़कीर अजीदुद्दीन ने बहुत योग्यता दिखाई। अटक के महत्वपूर्ण किले पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा होने से कश्मीर का नया शासक वजीर फतेह खां आग बबूला हो गया। उसने सिखों के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाकर सारे इलाके के मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। हजारा और चज के मुसलमानों ने फतेह खां का साथ दिया। रणजीत सिंह इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। उसने फतेह खां का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयारी की और अपने प्रसिद्ध सेनापति जरनैल जोध सिंह, रामगढ़िया, हरि सिंह नलवा और दीवान मोहकम चंद को अटक की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना देकर के भेजा। अब है हजरों का युद्ध, जो कि 1813 में हुआ। रणजीत सिंह और अफगानों में पहली बार मुकाबला अटक के पास हजरों के स्थान पर हुआ। दोनों सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध 3 महीने तक डटी रहीं। दीवान मोहकम चंद ने अपने युद्ध कौशल से अफगानों को सिंध नदी के बीच अपनी फौजों को आगे बढ़ाने और युद्ध करने पर विवश किया। इस युद्ध में वजीर फतेह खां का भाई दोस्त मोहम्मद भी शामिल था। दीवान मोहकम चंद ने अपनी युद्ध नीति का पूर्णतः लाभ उठाया। गर्मी के मौसम में अफगानों को नदी से दूर रखकर प्रतिकूल हालत में लड़ना पड़ा। घोर युद्ध हुआ और सर्द देश के रहने वाले अफगान भारी जान माल का नुकसान उठाकर बहुत सी युद्ध सामग्री छोड़कर भाग गए। हजरों का ये जो युद्ध
जहाँ से शत्रु रणभूमि से भाग गया। ये जो हजरों का युद्ध है, इसका बड़ा महत्व है। हजरों का युद्ध सिखों में और अफ़गानों में पहला सीधा युद्ध था, पहली बार आमने सामने थे। इसमें विजयी होना सिखों के लिए एक महान सफलता थी। इसका महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी के राजा जयपाल के विरुद्ध सन 1002 ईस्वी के युद्ध के पश्चात मुसलमानों को पहली बार इस प्रकार पराजित होना पड़ा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अटक का किला सैनिक दृष्टिकोण से और रणजीत सिंह के राज्य विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लाहौर और पेशावर के बीच मध्य एशिया को जाने वाले रास्ते में अटक का किला बहुत महत्वपूर्ण था। अटक के किले का सैनिक महत्व बहुत अधिक था। उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाले आक्रमणकारी को यहाँ पर सफलता से रोका जा सकता था और पेशावर की दिशा में बढ़ने के लिए भी फौजें और सामान एकत्रित करने के लिए अटक बहुत उपयोगी था। चूँकि इस स्थान से सिंध नदी को आसानी से पार किया जा सकता था, इसलिए अटक के किले को एक तरह से एक हथियार समझा जाता था जो पेशावर की ओर इस्तेमाल किया जा सकता था। वज़ीर फ़तेह खां और उसके साथियों की छटपटाहट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसको यह अच्छी तरह मालूम था कि अटक के किले का मालिक कश्मीर पर भी आक्रमण कर सकता है। इतिहासकार अलेक्जेंडर बर्डज के शब्दों में अटक की विजय सिखों की अफ़गानों के विरुद्ध सबसे पहली वास्तविक विजय थी। ये बात इतिहासकार बर्डज ने लिखी ली, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक था। अटक छिन जाने से अफ़गानों के लिए सिंधु नदी के पूर्व की ओर बढ़ना हमेशा के लिए असंभव हो गया और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य की सीमाएं भी सुदृढ़ कर लीं। अटक की विजय से पंजाब में बहुत खुशियां मनाई गईं और जनसाधारण ने यह समझ लिया कि अफ़गानों का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं भी इस हर्ष और उल्लास में शामिल हुआ। लोगों में सोने और चांदी के सिक्कों की वर्षा और युद्ध में वीरता दिखाने वालों को बड़े बड़े इनाम दिए गए। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है कश्मीर पर आक्रमण। हजरों की लड़ाई में विजय से प्रोत्साहित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर दूसरी बार आक्रमण का प्रबंध किया। 30,000 सिपाहियों की विशाल सेना दीवान रामदयाल की कमान में कश्मीर घाटी को प्राप्त करने के लिए इकट्ठी की गई और ब्रह्मगला की ओर से इसको आगे बढ़ने का आदेश दिया। स्वयं महाराजा पुंछ की ओर चले गए ताकि दोनों दिशाओं से चढ़ाई की जा सके। कश्मीर के इलाके में मानसून बहुत जल्दी आ जाने और भारी वर्षा होने से सिख सेना के आगे बढ़ने में बहुत बाधा पड़ी। दीवान रामदयाल ने ब्रह्मगला का किला जीत लिया और सेपिया से आगे बढ़ गया, जहां पर उसका रास्ता कश्मीर के गवर्नर आजिम खां ने रोक लिया। महाराजा के अधीन फौज जल्दी आगे न बढ़ सकी क्योंकि पुंछवासियों ने लाहौर दरबार के विरुद्ध एक कड़ी नीति अपनाई। उन्होंने सब खाद्य पदार्थ नष्ट कर दिए और भेड़ बकरियां भी ऊंचे स्थानों पर ले गए। इस इलाके में भी अधिक वर्षा से मैदानी फौजों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया।
इस कारण महाराजा रणजीत सिंह की फौज का जो प्रसिद्ध तोपची था मियाँ गोशा भी मारा गया। दीवान रामदयाल अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपने स्थान पर डटा रहा। महाराजा की फौज के आगे बढ़ने में असमर्थ होने पर यही उचित समझा गया कि कश्मीर के गवर्नर के साथ बातचीत करके युद्ध समाप्त किया जाए। यह आक्रमण बुरी तरह असफल रहा और रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर पुनः आक्रमण किया, तीसरी बार आक्रमण किया। पहले आप सन 1814 के आक्रमण में नुकसान उठाने पर, इससे पहला जो अभी जिस आक्रमण का हम उल्लेख कर रहे थे वो 1814 में हुआ था। नुकसान उठाने पर महाराजा ने कश्मीर पर फिर से चढ़ाई की योजना बहुत सोच विचार करके बनाई। वह इस ताक में भी था कि कोई और महान विजय प्राप्त की जाए ताकि फौजों के हौसले बढ़ जाएं और इस किस्म की चढ़ाई में सफलता मिले। साथ ही उस समय चल रही अंग्रेज़ों और गोरखों की लड़ाई का भी परिणाम वह देखना चाहता था। सन 1814 से 1818 तक गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के शिमले की पहाड़ियों में चल रहे युद्ध के समय महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल दरबार की सहायता करने से इनकार कर दिया था और अपनी ओर से अंग्रेज़ों को इस कार्य में सहायता देने का आश्वासन दिया था। परंतु अंग्रेज़ों ने भी बड़ी विनम्रतापूर्वक यह कहकर टाल दिया कि महाराजा को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोरखों की इस लड़ाई में पराजय के पश्चात महाराजा ने बहुत से गोरफा सिपाहियों को अपनी फौज में भर्ती कर लिया। कारण यह था कि उसमें कश्मीर पर चढ़ाई के लिए ऐसी फौज की आवश्यकता थी जो इस बिहड़ इलाके और ऐसे मौसमी हालात में अच्छी तरह लड़ सके और पहाड़ी इलाके में गोरखों से अधिक योग्य और कोई सैनिक सिद्ध नहीं हो सकता था। इस समय रणजीत सिंह के लिए एक और लाभदायक घटना हुई कि कश्मीर से एक प्रसिद्ध अधिकारी पंडित वीरवर वहाँ के अफ़गान शासक से रुष्ट होकर लाहौर चला आया। उसने महाराजा को कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और इस कार्य की सफलता के लिए उसे कश्मीर में दाखिल होने की रास्तों की और वहाँ के गवर्नर के फौज की संख्या की और बहुत सारी सैनिक सूचनाएं दी। इन सब बातों से लाभ उठाकर महाराजा ने कश्मीर पर तीसरी बार आक्रमण किया। इस बार घाटी में प्रवेश करने के लिए 3 हिस्सों में फौज भेजी गई। पहला हिस्सा दीवान चंद, जिसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी, के अधीन था। दूसरा हिस्सा राजकुमार खड़क सिंह के अधीन था, जिसको ये आदेश दिए गए कि वह दीवान चंद की सहायता करे। और तीसरा दस्ता महाराजा अपने अधीन महाराजा के पास में था। मुख्य रूप से आक्रमण दीवान चंद ने प्रारंभ किया था। ब्रह्मगला पहुंचकर उसने पीर पंचाल के रास्ते पर अधिकार कर लिया और फिर अपनी फौज को 3 टुकड़ों में बांट दिया। अपने अधीन टुकड़ी के साथ मिस्र ने अपने दीवान चंद ने कश्मीर घाटी में प्रवेश किया। सेपिया पहुंचकर कश्मीर के गवर्नर जब्बार खान से घमासान युद्ध हुआ, परंतु वह लाहौर दरबार की अधिक संख्या में और अधिक साहस वाली सेना के विरुद्ध ठहर ना सका और जब्बार सिंह को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जो कि कश्मीर का सेना नायक था। अफ़गानों को बहुत हानि उठानी पड़ी, बहुत से अफ़गान सैनिक मारे गए, गवर्नर स्वयं घायल हो गया और भाग गया। इस तरह कश्मीर घाटी पर महाराजा रणजीत सिंह को विजय प्राप्त हुई। लाहौर की सेना ने श्रीनगर को लूटना प्रारंभ किया, परंतु दीवान चंद ने इसे तुरंत बंद करवा दिया। लाहौर में इस खबर के पहुंचते ही बहुत खुशियां मनाई गईं और दीवान चंद को फतेह नुसरत नसीब की नई उपाधि प्रदान की गई। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह का कश्मीर पर अधिकार हो गया, जो कि बहुत
महत्व रखता है। सारे इस विजय के ऊपर सारे जो कश्मीर विजय है, सारे इलाके की प्राप्ति के रूप में कश्मीर की विजय बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि इसके फलस्वरूप विशाल पहाड़ी प्रदेश पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया और उसकी उत्तरी सीमा हिमालय के ऊंचे पर्वतों से सुरक्षित हो गई। साथ ही कश्मीर घाटी की शिल्प की चीज़ों से और दूसरे रूप में आय में काफ़ी वृद्धि हुई। कश्मीर को महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का अलग प्रांत बना दिया गया, जिसको कश्मीर जन्नत नज़ीर कहते हैं। ये एक अलग प्रांत रहा महाराजा रणजीत सिंह के उस प्रशासनिक व्यवस्था में। व्यापारिक रूप में भी लाहौर दरबार, जहाँ लाहौर दरबार है यानी महाराजा रणजीत सिंह, व्यापारिक रूप में भी लाहौर दरबार को कश्मीर प्राप्त करने से बहुत लाभ हुआ। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ऊपरी हिमालय और मध्य एशिया के साथ होने वाले व्यापार का महान केंद्र बन गया। तिब्बत, समरकंद, यासकंद आदि स्थानों से उस इलाके की प्रसिद्ध वस्तुएं आती थीं और यहाँ से बहुत सी वस्तुएं भेजी जाती थीं। श्रीनगर का लद्दाख, अस्करदू और तिब्बत के साथ सीधा संबंध स्थापित हो गया था। व्यापारियों के काफिले यहाँ से होकर आते जाते थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से कश्मीर पर महाराजा की विजय होने से अफगानों का एक और गढ़ टूट गया। इस तरह से सिंध नदी के पूर्व में अफगानों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया और लाहौर दरबार यानी कि रणजीत सिंह का राज्य की जो वो है सुरक्षित हो गया और उन्होंने अपनी सुरक्षा का अच्छा प्रबंध बाद में किया। पंजाब की सीमा उत्तर की दिशा में अपनी प्राकृतिक सीमाओं तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त पंजाब और कश्मीर के बीच के बहुत से पहाड़ी जो राजा हैं वो लाहौर दरबार यानी महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हो गए। इन सब कारणों से लाहौर दरबार यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में काफ़ी वृद्धि हुई। अब इसके बाद में है पेशावर पर अधिकार। अब महाराजा रणजीत सिंह की जो सेनाएं हैं वो फुल कॉन्फिडेंट हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर पर आक्रमण कर दिया लगभग 1823 में। अफगान सेना से नौशहरा के स्थान पर उनका डटकर मुकाबला हुआ और विजय श्री रणजीत सिंह को प्राप्त हुई। इस युद्ध ने अफगान शक्ति की एक प्रकार से कमर तोड़ दी। पेशावर विजय के बाद प्रारंभ में महाराजा ने इसे अपने सीधे शासन में नहीं लिया, बल्कि इसे यार मोहम्मद को 1,10,000 रुपये नजराने के एवज में दे दिया। परंतु 1827 में सैयद अहमद ने रणजीत सिंह के विरुद्ध सिर उठाया। उसको दबाने में रणजीत सिंह को 4 साल लगे और इन 4 वर्षों में अंग्रेज शांति से सब घटनाओं को देखते रहे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सहायता नहीं की। महाराजा रणजीत सिंह की उन्होंने कोई भी सहायता, इसलिए रणजीत सिंह को अंग्रेजों की नीयत पर कुछ शंका भी हुई। पेशावर को महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में मिलाने में 1837 में सफल हो गया और इस प्रकार पंजाब राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में पेशावर तक पहुंच गई। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह का जो हम देख रहे हैं कि राज्य काफ़ी बढ़ गया है और उसकी सेना भी अब काफ़ी शक्तिशाली हो गई है। उस समय के जो आसपास के जो और भी जो छोटे राजा थे वो भी महाराजा रणजीत सिंह के झंडे के नीचे या यूँ कहें कि लाहौर दरबार के अंतर्गत वो आ गए थे। अब इस व्याख्यान का शेष भाग अगले व्याख्यान में होगा। धन्यवाद।